हेलो टू ऑल यू। आज हम मसल्स के टाइप के बाद मसल्स की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि एक मसल की स्ट्रक्चर कैसी होती है। लेकिन मसल की स्ट्रक्चर से पहले मैंने आपको एक पढ़ाया है, ये होती है हमारी बोन। इस बोन के अंदर ये हमारी हाथ की बोन है और इन दो बोन्स के बीच में जॉइंट होता है जिसको हम संधि के नाम से जानते हैं, हिंज संधि, हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट, हिंज संधि। यहाँ पर दो बोन को जोड़ने के लिए एक विशेष प्रकार के फाइबर्स पाए जाते हैं। ये जो फाइबर्स होते हैं जो दो बोन को आपस में कनेक्ट करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, इन फाइबर्स को लिगामेंट कहते हैं। लिगामेंट। तो दो बोन को जोड़ने के लिए किस प्रकार के रेशे काम आते हैं, किस प्रकार के फिलामेंट काम आते हैं, तो उनको बोला जाता है लिगामेंट। तो यहाँ लिखेंगे हम बी एल बी, यानी बोन, बोन बीच में क्या है, लिगामेंट। दो बोन को कनेक्ट करने के लिए लिगामेंट काम आता है। इसी प्रकार से हमारी बोन और मसल, ये बोन है और ये मसल। तो बोन और मसल को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर भी कुछ फाइबर्स रेशे से लगे होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, टेंडन। टेंडन। तो टेंडन क्या होता है, टेंडन होता है एम टी बी। बोले तो मतलब बोले तो एम से बन गया मसल, टी से बन गया टेंडन और बी से बन गया बोन। बोन और मसल को जोड़ने वाला कौन होता है, टेंडन होता है। यहाँ पर आपको पता है जब मसल कांटेक्ट करती है, पेशियों में संकुचन होता है तो पेशियाँ सिकुड़ जाती है और सामान्यतः उभार के रूप में दिखाई देती है। सिकुड़ना और छोटा होना संकुचन के कारण होता है। तो अगर हम किसी पेशी को देखें तो पेशी की इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो इसको अनुप्रस्थ काट से काटना पड़ेगा और किस प्रकार ये दिखाई देती है। तो आज हम एक मांसपेशी की संरचना का अध्ययन करेंगे, किस प्रकार से मांसपेशी की संरचना दिखाई देती है, किन किन फाइबर्स के द्वारा वो बनी होती है। तो आगे हम मांसपेशी की संरचना के बारे में देखते हैं। यहाँ पर हम एक मांसपेशी की आंतरिक संरचना देख रहे हैं। तो उसकी अनुप्रस्थ काटते हैं तो एक गोलाकार स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देती है, जहाँ पर हमें छोटी छोटी और ट्यूब्यूल्स दिखाई देती है। इस प्रकार से इनके अंदर भी और छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स नज़र आती हैं। ऐसी बहुत सारी यहाँ पर ट्यूब्यूल्स नज़र आती हैं।
इसको मसल कहा जाता है। ये मसल को चारों ओर से एक कनेक्टिव टिश्यू घेरे रहता है। मसल को चारों तरफ से एक कनेक्टिव टिश्यू घेरे रहता है। उस कनेक्टिव टिश्यू को एक लेयर के रूप में हम यहाँ दिखाते हैं। ये कवरिंग ऑफ मसल होती है। कवरिंग ऑफ मसल कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, संयोजी ऊतक की बनी होती है, जिसे एपीमाइशियम कहा जाता है। जिसे एपीमाइशियम तो कवरिंग ऑफ मसल एपीमाइशियम कहलाता है। इसके अलावा ये जो मसल आपको दिख रही है, इस मसल के अंदर ये छोटी छोटी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नज़र आ रही हैं। इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? फेसिकुलाई। फेसिकुलाई। तो फेसिकुलाई क्या है? एक प्रकार से ग्रुप ऑफ बंडल्स होते हैं मसल के अंदर, जिन्हें फेसिकुलाई के नाम से जाना जाता है। फेसिकुलाई के अंदर भी छोटे छोटे और माइक्रोट्यूब्यूल्स नज़र आते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? तो देखिए, इन्हें बोलते हैं मसल सेल। मसल सेल को और दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसे मायोफाइबर भी कहते हैं। मायोफाइबर। यहाँ पर ध्यान दीजिए, मायोफाइबर जो होते हैं ये किसके अंदर दिख रहे हैं आपको? मायोफाइबर होते हैं फेसिकुलाई के अंदर। और फेसिकुलाई बहुत सारे आपको दिख रहे हैं जो किसके अंदर है? मसल के अंदर। यहाँ पर फेसिकुलाई जो आपको बहुत सारी दिख रही है, इस फेसिकुलाई के चारों ओर भी कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसके चारों ओर भी कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये पूरा एक प्रकार से कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू है जिसे सामान्यतः नाम दिया है फेशिया। तो फेशिया कहाँ है? फेशिया आपको मिल रहे हैं यहाँ पर फेसिकुलाई के चारों ओर एक कनेक्टिव टिश्यू है, और ये कनेक्टिव टिश्यू सभी बंडल को आपस में ज्वाइंट करने का काम कर रहा है। तो ऐसे कनेक्टिव टिश्यू को जो बंडल्स को एक प्रकार से कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है, उसे फेशिया कहा जाता है। सबसे बाहर आपको क्या दिख रहा है? मसल की जो कवरिंग बन रही है, इसका नाम है एपीमाइशियम। और मसल के अंदर बंडल्स का ग्रुप दिख रहा है, जिसको हमने क्या नाम दिया? फेसिकुलाई। और फेसिकुलाई के चारों ओर भी कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसको हमने क्या कहा है? फेशिया। स्पेशली रूप से अगर देखा जाए तो इस फेसिकुलाई को भी चारों ओर से एक लेयर ने कवरिंग कर रखा है, जिसे हमने नाम दिया है पेरीमाइशियम। पेरीमाइशियम। तो ध्यान से सुनना, सबसे आउटर लेयर एपीमाइशियम। यहाँ पर बंडल के ग्रुप दिख रहे हैं, तो बंडल को चारों ओर से जिसने कवरिंग कर रखा है उसे कहा हमने पेरीमाइशियम। और पेरीमाइशियम के अंदर जो आपको एक प्रकार से दिख रहे हैं छोटे छोटे और बंडल्स, यहाँ पर हमने इनको नाम दिया है मसल सेल। मसल सेल का दूसरा नाम है मायोफाइबर। यहाँ पर आपको जो मसल सेल दिख रही है, इस मसल सेल के अंदर भी एक कवरिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर ये मसल सेल और इसके यहाँ पर कवरिंग नज़र आ रही है। इस कवरिंग को भी हमने नाम दिया है एंडोमाइशियम।
एंडोमाइशियम। तो यहाँ पर अलग अलग ट्यूब्यूल्स के ऊपर कवरिंग देखने को मिल रही है और सभी के नाम अलग अलग हैं, आपको याद करना है। सबसे आउटर जो कवरिंग दिख रही है मसल के चारों ओर, जिसे एपीमाइशियम कहा गया। इसके अलावा बंडल्स जो दिख रहे हैं आपको यहाँ इसके अंदर, इसकी भी कवरिंग दिख रही है जिसको हमने पेरीमाइशियम कहा। एवं इस फेसिकुलाई के अंदर बहुत सारी मसल सेल आपको दिख रही है और मसल सेल को जो कवर जिसने कर रखा है उसे हमने क्या नाम दिया है, एंडोमाइशियम। तो 3 प्रकार के यहाँ पर माइशियम देखने को मिले हैं। सबसे पहले एपीमाइशियम, पेरीमाइशियम, एंडोमाइशियम। एपीमाइशियम, पेरीमाइशियम, एंडोमाइशियम। यहाँ पर ये तीनों अगर हम कवरिंग की बात करें तो तीनों कवरिंग एक प्रकार से, यहाँ पर आपको पूरा क्या दिख रहा है, कनेक्टिव टिश्यू। उस कनेक्टिव टिश्यू को आपने नाम दिया है फेशिया। क्या नाम दिया है, फेशिया। जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है पूरा ये कनेक्टिव टिश्यू जिसने पूरे बंडल्स को एक प्रकार से कनेक्ट कर रखा है, ये फेशिया है। अब हम यहाँ पर एक फेसिकुलाई को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको इंटरनल स्ट्रक्चर को डिटेल से देखते हैं कि फेसिकुलाई के अंदर ये किस प्रकार से आपको नज़र आते हैं। देखिए यहाँ पर हमने देखा ये क्या थी, इसका नाम है मसल। ये मसल, और मसल में हमने देखा इसका नाम क्या है, फेसिकुलाई। इसका नाम था फेसिकुलाई। फेसिकुलाई। और फेसिकुलाई के अंदर अगर हम बात करें तो फेसिकुलाई में भी हमें कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नज़र आई। फेसिकुलाई में भी हमें कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नज़र आती है। इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए यहाँ पर फेसिकुलाई के अंदर आपको पता है फेसिकुलाई के अंदर क्या दिखाई देता है, तो फेसिकुलाई के अंदर हमें क्या नज़र आता है, फेसिकुलाई के अंदर हमें एक प्रकार से यहाँ मसल सेल नज़र आती है। मसल सेल। मसल सेल का दूसरा जो नाम मैंने बताया आपको वो क्या है, मायोफाइबर। मायोफाइबर। ये मायोफाइबर हैं या मसल सेल हैं। मायोफाइबर के अंदर भी आपको पता है, अगर हम निकाल के देखें इसको तो ये किस प्रकार से नज़र आती है। एक मायोफाइबर आपको किस प्रकार से नज़र आती है, तो देखिए यहाँ पर ये छोटी छोटी आपको ट्यूब्यूल्स नज़र आ रही थी जिसको हमने नाम दिया है फेसिकुलाई, और फेसिकुलाई के अंदर आ रही है मसल सेल। और मसल सेल के भी अगर हम अंदर की बात करें तो मसल सेल के अंदर क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे हम बनाना चाहें तो मसल सेल के अंदर भी आपको और माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर नज़र आती है जिसको हमने नाम दिया मायोफाइब्रिल। 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 यहाँ पर ये मायोफाइब्रिल है। यहाँ पर इसका जो कवरिंग होगा
एक प्रकार से ये इसकी कवरिंग हो चुकी है। तो फेसिकुलाई की जो कवरिंग होती है, फेसिकुलाई की कवरिंग को हमने क्या नाम दिया है? फेसिकुलाई की जो कवरिंग होती है पेरीमाइशियम होती है, पेरीमाइशियम होती है। फेसिकुलाई की कवरिंग है ये। फेसिकुलाई कवरिंग, तो फेसिकुलाई की कवरिंग को पेरीमाइशियम कहा, और मसल का जो कवरिंग हुआ उसे हमने एपीमाइशियम कहा। इसी प्रकार से यहाँ आपको ये मसल सेल नज़र आ रही है, और मसल सेल के बाहर की ओर कवरिंग को अगर नाम देना चाहें तो यहाँ पे मैं इस मसल सेल की कवरिंग को नाम दूँ तो इसका नाम हो जाएगा एंडोमाइशियम। एंडोमाइशियम, ये एंडोमाइशियम है। यहाँ पे ये हो गया मायोफाइब्रिल। अब जो मायोफाइब्रिल आपको नज़र आ रहा है, ये मायोफाइब्रिल दो प्रकार के माइक्रोफाइब्रिल से बना है, जिसको हमने नाम दिया है, एक होता है यहाँ पर एक्टिन, एक होता है मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन कहाँ देखने को मिलता है? एक्टिन और मायोसिन हमें मायोफाइब्रिल के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये मसल है, और मसल के अंदर मैंने आपको बताया था बंडल्स का ग्रुप देखने को मिलता है, और इस बंडल के जो ग्रुप हैं उसको हमने नाम दिया है फेसिकुलाई। और मैंने आपको बताया फेसिकुलाई की चारों ओर कवरिंग पाई जाती है, ये हमने कवरिंग बनाई है। इस कवरिंग का नाम क्या है? पेरीमाइशियम। और आपको पता है फेसिकुलाई में भी कुछ छोटी छोटी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर थी, जिसको हमने यहाँ दिखाया है। इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया है मसल सेल या मायोफाइबर। ये जो मायोफाइबर या मसल सेल है, इसके ऊपर जो कवरिंग मैंने आपको बताई है उसका नाम क्या है? एंडोमाइशियम। और आपको पता है मसल सेल के अंदर भी माइक्रोफाइब्रिल पड़े होते हैं। ये जो माइक्रोफाइब्रिल है, इसके अंदर आपको बैंड्स नज़र आते हैं एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की। तो जो एक्टिन प्रोटीन होती है उसके लाइट बैंड नज़र आते हैं, जबकि मायोसिन के जो बैंड होते हैं वो डार्क नज़र आते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कि एक मायोफाइब्रिल या एक हम मसल सेल को डिटेल से स्ट्रक्चर देखना चाहें तो किस प्रकार से आपकी एक मसल सेल होती है। तो देखिए, अगले स्टेप में हम मसल सेल के बारे में देखते हैं। ये एक मसल सेल है पूरी, और इस मसल सेल को अब किस प्रकार से आपको यहाँ पर बताया जाएगा उसको बहुत ध्यान से सुनना है। एक मसल सेल जो आपको दिख रही है, इस मसल सेल की जो सबसे आउटर लेयर नज़र आ रही है, जिसको हम सामान्यतः कोशिका झिल्ली कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं,
यहाँ पर इसका जो नाम होगा मसल के अंदर, मसल सेल की जो ये मेम्ब्रेन है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सार्कोलीमा। सार्कोलीमा। तो ये आपको सार्कोलीमा नज़र आ रही है। हमेशा पेशी कोशिकाओं के बाहर की ओर टिश्यूज़ का फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है? टिश्यूज़ का फ्लूइड भरा होता है। तो ये जो टिश्यू फ्लूइड है ये किसके अंदर नज़र आ रहा है आपको? तो इन स्ट्रक्चर को, जो ये प्रोजेक्शन दिख रही है आपको, इन्हें हम टी ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये क्या है? ये कुछ प्रोजेक्शन है, ये पेशी कोशिकाओं के ऊपर एक प्रकार से गड्ढे नुमा स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं, छोटी छोटी, जिन्हें हमें क्या नाम दिया गया है? इसको टी ट्यूब्यूल्स के रूप में जानते हैं। यहाँ ऊपर वाली मेम्ब्रेन और नीचे वाली मेम्ब्रेन दोनों के ऊपर ही इस प्रकार के गड्ढे जैसे नज़र आते हैं, जिन्हें टी ट्यूब्यूल्स के नाम से जानते हैं। ये सार्कोलीमा क्या है? जैसे सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसी प्रकार से यहाँ पर पेशी कोशिकाओं में जो ये मेम्ब्रेन होती है, इसे सार्कोलीमा के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, इसी प्रकार पेशी कोशिकाओं के अंदर जो ये लिक्विड भरा हुआ है, इसे सार्कोलीमा कहते हैं। सार्कोलीमा। तो इसके अंदर जो पूरा फ्लूइड भरा हुआ ये सार्कोलीमा है। इसके अलावा हम कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं कि यहाँ पर जैसे सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। सेल के अंदर क्या पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस प्रकार से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें भी देखने को मिलते हैं। इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पेशी कोशिकाओं में जो ER होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, उसे ही यहाँ पर पेशियों में क्या कहा जाता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा एक चीज़ ध्यान देना कि अगर स्केलेटल मसल की बात हो जाए, स्केलेटल मसल्स के अंदर आपको पता है कि स्केलेटल सेल जो होती है, मैंने जो पढ़ाया आपको कल, स्केलेटल मसल के अंदर आपको पता है बहुत सारे क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं। एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। तो एक जो स्केलेटल मसल होती है वो कैसी होती है? मल्टी न्यूक्लिएट। कैसी होती है? मल्टी न्यूक्लिएट होती है। तो ये क्या है? सभी ये केंद्रक हैं, बहुत सारे केंद्रक हैं, इसलिए इसको हम नाम क्या देंगे? मल्टी न्यूक्लिएट सेल। तो ये केंद्रक हैं जिसको हमने न्यूक्लियस कहा। यहाँ पर इसके अलावा आपको देखने को मिलता है, जैसे RBC कोशिकाओं में एक पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। जिसे क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। इसी प्रकार से हमारी मसल सेल के अंदर भी एक प्रकार का पिगमेंट नज़र आता है। इस पिगमेंट को अगर हम नाम देना चाहें तो इसे हम मायोग्लोबिन कहते हैं। मायोग्लोबिन। ये मायोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन का जो अणु होता है, आपको पता है, एक हीमोग्लोबिन का अणु, इसके अंदर आपको 4 हीम नज़र आते हैं। इसके अलावा ग्लोबिन चेन नज़र आती है। और एक हीमोग्लोबिन का जो अणु होता है वो 4 ऑक्सीजन अणुओं को क्या कर सकता है? बाइंड कर सकता है, जोड़ सकता है अपने साथ। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क है, किसमें? मायोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन अणुओं को जोड़ सकता है, जबकि मायोग्लोबिन, ये भी एक पिगमेंट है, ये केवल एक ऑक्सीजन परमाणु को अपने साथ क्या कर सकता है? बाइंड कर सकता है। एक ऑक्सीजन का जो मोलिक्यूल जो होता है उसको बाइंड करने का काम किसका है? मायोग्लोबिन का। और हीमोग्लोबिन के साथ कितने जुड़ सकते हैं? 4 अणु जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको पता है कि जो मसल सेल होती है
वो बहुत सारा फंक्शन करती है। मसल को ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी बहुत सारा काम कर सकता है, बहुत सारी एक्सरसाइज कर सकता है, तो उसके लिए अचानक से इतनी सारी ऑक्सीजन और भोजन की व्यवस्था, क्योंकि आदमी ज़्यादा वर्क करेगा तो ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है और ज़्यादा एनर्जी इस मसल सेल को चाहिए, इसलिए इस मसल सेल के पास अपना एक रिजर्व फूड भी पाया जाता है। वैसे तो हम कहते हैं कि रिजर्व फूड जो होता है वो लीवर के पास होता है, लेकिन आपकी जो मसल सेल होती है, मांसपेशी कोशिका जो होती है, वो भी कुछ मात्रा में रिजर्व फूड रखती है। रिजर्व फूड बोले तो एक प्रकार से हम किसको बोलते हैं, ग्लाइकोजन को। ग्लाइकोजन किससे बनता है आपको पता है, ग्लूकोज से बनता है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर आप इसको डिनोट करवा सकते हो किससे, कि ये क्या है, ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन है जो इस मसल सेल का रिजर्व फूड है। जब मसल को ज़्यादा वर्क करना होता है तो उस दौरान इस ग्लाइकोजन से वो एटीपी बनाता है, अपनी एनर्जी बनाता है। इसके अलावा मसल सेल को जब ज़्यादा वर्क करना होता है तो उस समय ऑक्सीजन की भी बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है, और वो ऑक्सीजन भी यहाँ पर ये किसके साथ बाइंड रखता है, मायोग्लोबिन के साथ बाइंड रखता है। एक ऑक्सीजन परमाणु इसके साथ जुड़ सकता है। तो आपको ये जो पूरा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये एक मसल सेल का है। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये छोटी छोटी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नज़र आ रही है। इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हमने अभी थोड़ी देर पहले नाम दिया था मायोफाइब्रिल्स। क्या नाम दिया था, मायोफाइब्रिल्स। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रही है ये होती है मायोफाइब्रिल्स। ये मायोफाइब्रिल है, और मायोफाइब्रिल जो आपको नज़र आ रही है इसके ऊपर यहाँ पर हम देखना चाहें तो यहाँ पर भी कुछ विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर नज़र आ रही है। ये जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार की होती है, इस पूरे मायोफाइब्रिल के ऊपर यहाँ पर ये डार्क बैंड नज़र आते हैं, डार्क बैंड। फिर उसके बाद चलते हैं लाइट बैंड, ये लाइट बैंड है। फिर चलता है डार्क बैंड, ये डार्क बैंड है। डार्क बैंड अल्टरनेट चलते हैं डार्क और लाइट, ये लाइट बैंड आ गई। फिर चलता है डार्क बैंड। इस प्रकार से जो आपको मायोफाइब्रिल नज़र आ रहा है, इस मायोफाइब्रिल पर दो प्रकार की पट्टियाँ या बैंड्स नज़र आते हैं। एक होता है लाइट बैंड और एक होता है डार्क बैंड। तो इसको हमने कहा ये है लाइट बैंड, लाइट बैंड। और यहाँ पर ये जो है इसे कहा हमने डार्क बैंड, डार्क बैंड। डार्क बैंड को हम एक प्रोटीन के नाम से जानते हैं जिन्हें मायोसिन कहते हैं, मायोसिन। इसी प्रकार से लाइट बैंड जो आपको दिख रहा है, इस लाइट बैंड को हमने नाम दिया अभी एक्टिन, एक्टिन। तो एक होता है एक्टिन और एक होता है मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन दोनों आपको कहाँ नज़र आ रहे हैं, दोनों ही मायोफाइब्रिल के अंदर नज़र आ रहे हैं। ये मायोफाइब्रिल हैं जो आपको इस प्रकार से ये फिलामेंट दिख रहे हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के रूप में, इन्हें हमने नाम दिया मायोफाइब्रिल। और मायोफाइब्रिल के ऊपर आपको दो प्रकार की पट्टियाँ नज़र आती हैं, एक आती है डार्क बैंड के रूप में और एक आती है लाइट बैंड के रूप में। डार्क बैंड को हमने एक प्रकार से प्रोटीन के रूप में अगर इसको डिनोट किया जाए तो इसे मायोसिन कहा जाता है, जबकि लाइट बैंड की जो पट्टियाँ हैं वो एक प्रकार से प्रोटीन की बनी है जिसे हम क्या नाम देते हैं, एक्टिन प्रोटीन। तो ये है एक मसल सेल। तो मसल सेल में हमने क्या क्या चीज़ देखी है कि मसल सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन को मैंने नाम दिया सार्कोलीमा। तो सार्कोलीमा क्या है,
सार्कोलीमा इस मसल सेल के बाहर की ओर एक झिल्ली होती है, जैसे कोशिका झिल्ली होती है, ऐसे ही मसल सेल में बाहर वाली झिल्ली को नाम दिया गया है सार्कोलीमा। इसी प्रकार से सार्कोलीमा के बाद अगर अंदर की बात करें तो ये पूरा एक प्रकार से लिक्विड भरा हुआ है इसमें। इस लिक्विड को हमने नाम दिया, इसे हमने कहा सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म यहाँ लिखा होगा सार्कोप्लाज्म, ये सार्कोप्लाज्म है, इसको नाम दे दें सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म, तो ये सार्कोप्लाज्म है, ये सार्कोलीमा है, और ये यहाँ पर सार्कोप्लाज्म। यहाँ पे ये टी ट्यूब्यूल्स हैं, यहाँ पर टी ट्यूब्यूल्स स्ट्रक्चर नज़र आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर ये इस मसल सेल के अंदर बहुत सारे केंद्रक नज़र आ रहे हैं, जिन्हें हमने न्यूक्लियस नाम दिया। ये एक प्रकार से मसल सेल के अंदर मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर नज़र आती है। इसी प्रकार से मसल सेल के अंदर आपको एक विशेष प्रकार का एक कलर प्रोड्यूस करने वाला नाम है इसका मायोग्लोबिन, जो एक ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर सकता है। मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में थोड़ा सा अंतर होता है। हीमोग्लोबिन आरबीसी कोशिकाओं के अंदर होता है, जो एक प्रकार से रक्त को रंग प्रदान करता है। ये हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के अणुओं को बाइंड कर सकता है, जबकि मायोग्लोबिन जो मसल सेल के अंदर होता है ये 1 ऑक्सीजन अणु को बाइंड कर सकता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर इस प्रकार की आपको ईआर जैसे सेल में नज़र आती है, तो यहाँ पर जो ईआर का काम कर रही है उसे नाम दिया गया है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके अलावा आपको दिख रहा है मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स के अंदर आपको 2 प्रकार के बैंड नज़र आ रहे हैं, डार्क बैंड और लाइट बैंड। डार्क बैंड को मायोसिन और लाइट बैंड को एक्टिन कहा। ये हमारी एक मसल सेल की स्ट्रक्चर पढ़ी हमने। इससे पहले हमने क्या देखा, तो देखिए इससे पहले हमने एक प्रकार से यहाँ पर हम 2 बोन्स को जोड़ने वाली स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, जिसे हमने नाम दिया लिगामेंट। बोन और बोन को जोड़ने के लिए जिस फाइबर्स की आवश्यकता हुई वो लिगामेंट के नाम से जाना गया। इसी प्रकार से बोन और मसल को जो जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। तो यहाँ ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है BLB बल्ब, और यहाँ इसको हमने एक शॉर्ट फॉर्म के रूप में दिखाया है। मतलब बोले तो मसल, बोन और इन दोनों के बीच में कौन होता है, टेंडन। इसके अलावा हमने बात की एक मसल के चारों ओर एक कवरिंग होती है जिसे एपिमाइशियम कहा। इसी प्रकार से इस मसल के अंदर बहुत सारे बंडल्स नज़र आ रहे हैं। इन बंडल्स को हमने नाम दिया फेसिकुलाई, और सभी जो बंडल्स हैं ये एक प्रकार से संयोजी ऊतक के द्वारा बंधे होते हैं। इस संयोजी ऊतक को, इस कनेक्टिव टिश्यू को फेशिया नाम दिया गया। इसी प्रकार से जो ये बंडल्स हैं आपको, जिसको हमने फेसिकुलाई नाम दिया है, इसके अंदर भी छोटी छोटी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसे हमने नाम दिया मसल सेल या मायोफाइबर। तो देखिए यहाँ पे सबसे बाहर वाली कवरिंग जो आपको दिख रही है मसल के बाहर, एपिमाइशियम। इसी प्रकार से फेसिकुलाई के चारों ओर जो कवरिंग दिख रही है इसे हमने नाम दिया पेरीमाइशियम, और जो मसल सेल है इसके चारों ओर भी कवरिंग होती है जिसे हमने नाम दिया एंडोमाइशियम। इसके अलावा आपने देखा है कि जो मसल सेल है वो मसल सेल किस प्रकार से नज़र आती है, तो मसल सेल की स्ट्रक्चर हमने अभी देखी है। तो मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छी तरह से एक मसल सेल के बारे में समझ में आ गया होगा। थैंक यू।